गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं ट्रांसफार्मर की दोस्तों 8वीं क्लास। तो 8th क्लास आ चुकी है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों 7 क्लास से पहले कंप्लीट हो चुकी है। तो जिस भी भाई ने नहीं देखी है दोस्तों स्किप मत करना, सातों क्लास देखना। आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग की 2-3 क्लास में आपको बेसिक भी कराया गया है, तो वो भी जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी सभी मेरे भाई जुड़ जाइए, और जुड़ने के साथ साथ दोस्तों अपने सभी फ्रेंड को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं प्लीज शेयर कर दीजिए। सपोर्ट आपका हमें बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिल्कुल गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम सभी दोस्तों को। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बिल्कुल लाइक शेयर जरूर करते रहना दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन से, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडली जल जाए तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो वह प्रदान करेगी। यानी दोस्तों सिंपल बात कह रहा है कि आपका 3 फेज सप्लाई वाला एक ट्रांसफार्मर है भाई। एक तो सिंगल फेज का होगा, एक 3 फेज का होगा। अब 3 फेज जो सप्लाई वाला ट्रांसफार्मर है उसमें से एक फेज की वाइंडिंग जल गई। 3 फेज का मतलब ये हो गया, देखो एक ऐसे, दो और एक ऐसे, तीन 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 बाइंडिंग इधर बनेगी और 3 ही सेकेंडरी में बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बस ऐसे करके, अब मान लीजिए कोई भी एक बाइंडिंग जल गई है, ये जल गई, तो 2 ही फेज रह गए ना, 2 ही फेज काम करेंगे। तो उस समय आपसे पूछा जा रहा है कि वह प्रदान करेगी, ए पूर्ण शक्ति प्रदान करेगी, या फिर शून्य शक्ति प्रदान करेगी, या 86.6% ही शक्ति प्रदान कर पाएगी, या दोस्तों 58 यानी 58% ही शक्ति आपको दे पाएगी। चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल शानदार, देखिए दोस्तों 81 के लिए बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, 58% इसका सही है, जिसको हम बीवी कनेक्शन भी कहते हैं। बीवी कनेक्शन भी एक तरीके से इसी यूज लिया जाता है कि 58% हमें उसके अंदर से शक्ति मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल इसका डी ऑप्शन। अब इस समय कैसे बनेगा फिर ये कनेक्शन स्टार में, अगर चाहें हम तो ये देख लीजिए, ऐसे बनेगा, एक ये ऐसे बन जाएगा और एक खाली आ जाएगा, यानी 2 ही वाइंडिंग हमारी यूज में रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल अब ये बोल रहा है डेल्टा, तो डेल्टा में क्या रहने वाला है, ऐसे रहेगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, एक में ऐसे रह जाएगा और एक में खाली रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों। तो 58% आपको शक्ति मिल जाएगी, जिसको बीवी कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल अगर क्लास पसंद आती जाए तो लाइक शेयर तो करना ही दोस्तों, पर शेयर जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए। आइए 82 नंबर के क्वेश्चन, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है। जनरली दोस्तों ये हम जैसे गांव और जो तो थोड़ा बैकवर्ड इलाका रहता है वहां पर देखते हैं कि सिंगल फेज की छोटे छोटे ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक ड्रम साइज का भी मिल जाता है, छोटे जो हमने ड्रम होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल उसी साइज के ट्रांसफार्मर मिल जाते हैं सिंगल फेज के। तो उसमें कौन सा आपको इक्विपमेंट्स नहीं मिलता, ए अधिक धारा सुरक्षा रिले, या दोस्तों ग्लूकोज रिले, या प्रेशर रिलीज वाल्व जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल प्रेशर रिलीज करने वाला, ठीक है। और या दोस्तों डी, ये सभी, ठीक है। बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कौन सी सुरक्षा युक्ति आपको नहीं मिलेगी, जिसको एक्सप्लोजन वेंट बोलते हैं ना, एक्सप्लोजन वेंट वही प्रेशर रिलीज वाल्व होता है। चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी। बहुत अच्छा कि ये सारे ही उसके अंदर नहीं मिलते हैं, जो छोटे मतलब हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं जो जनरली सिंगल फेज के मिलेंगे, उनमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई जाती है, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों तो अच्छे से याद रखना दोस्तों कि अधिक धारा सुरक्षा से, या ग्लूकोज रिले, या प्रेशर रिलीज वाल्व, ये सारी चीज़ें अच्छे और पावर ट्रांसफार्मरों के अंदर ही प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्लूकोज रिले, प्रेशर रिलीज वाल्व के बारे में डिटेल से हम प्रीवियस क्लासों में बता चुके हैं, इसलिए आप अभी आपका टाइम खराब नहीं करेंगे ज़्यादा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 83 की ओर। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है। दोस्तों नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, लाल हो जाती है, भूरा या सफ़ेद हो जाता है, पीला हो जाता है, या नीला हो जाता है। दोस्तों सिलिका जेल याद रखना दोस्तों, हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इसमें से आता है, और क्वेश्चंस बनते हैं कुछ एक क्वेश्चन। पहला आपका स्टार्टिंग में सिलिका जेल का रंग तो नीला रहेगा, ठीक है दोस्तों। स्टार्टिंग में सिलिका जेल का रंग कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा। हाँ यूज करने के बाद तो बिल्कुल दोस्तों हल्का गुलाबी भी कह सकते हैं, ठीक है, हल्का गुलाबी हो सकता है। और दोस्तों यहाँ
व्हाइट भी कर सकते हैं या भूरा भी कर सकते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए ये तो सही का था, ये खराब होने के बाद था। अब खराब हो चुकी है आपकी सिलिका जेल, उसको हमको सही करना है, तो क्या करेंगे, तो दोस्तों 140 डिग्री 140 डिग्री के सेंटीग्रेड पे हम इसको गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद दोस्तों ये वापस किसी में ब्लू कलर में और सही बन जाएगी। किसके साथ यूज होती है, तो दोस्तों याद रखना किसके साथ, ब्रीदर के साथ में। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। क्या काम करती है, तो दोस्तों काम करती है आपके जो नमी सोखती है, बिल्कुल लिख रहा ना, ये नमी सोखती है, तो वातावरण की जो नमी है उसको सोखती है। तो ये सारे 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो चारों पांचों याद रखना भाई। स्टार्टिंग में सिलिका जेल ब्लू कलर की, खराब होने के बाद हल्का गुलाबी, भूरा, सफेद, ये सब। अगर खराब हो गई तो सही करना है, तो 140 से 200 डिग्री के बीच में उसको टेम्परेचर दिया जाएगा और गर्म करके वापस उसको सही कर लिया जाएगा। हाँ, किसके साथ यूज आती है, ब्रीदर के साथ है। क्या यूज आती है, नमी को सोखने के लिए। बस दोस्तों, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चीजें कवर हो रही है, अच्छे से समझ रहे हैं, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, और समझ में आ गया तो एक बार यस कर दीजिए सारे दोस्त, ठीक है, बिल्कुल यस कर दीजिए सभी मेरे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 84। देखिए, शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता खालिस्तान के द्वारा संतुलित की जाती है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शून्य लोड होता है एक, और एक फुल लोड होता है। अभी शून्य लोड की बात हो रही है। शून्य लोड इसका मतलब आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग लगभग ओपन सी है, ठीक है। शून्य लोड का मतलब यही हो गया। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में प्रदान की गई जो प्राथमिक धारा है वो कौन संतुलित करता है, यानी जो आपकी प्राइमरी में कुछ ना कुछ तो करंट बहेगा ना भाई, कुछ ना कुछ तो करंट बहेगा। हालांकि सेकेंडरी ओपन है, उसके बावजूद भी देखिए कुछ तो आपका चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए भी चाहिए आपका, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो करंट लेगी प्राथमिक। तो वो प्राथमिक वोल्टता किस पर डिपेंडेबल रहती है, ए द्वितीयक वोल्टता पर, बी प्राथमिक कुंडली के फेरो विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल पर, सी द्वितीयक के कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल पर, या दोस्तों डी प्राथमिक कुंडली में पैदा हुए वोल्टता के हाथ से यानी लॉस पर। चलिए राइट आंसर दीजिए 84 का। बहुत अच्छा, देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, बिल्कुल भैया। जो प्राथमिक में वोल्टता उत्पन्न होगी वो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पर ही डिपेंडेबल रहेगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपका नो लोड पर है, सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है, ठीक है। तो प्राथमिक वोल्टता किस पर निर्भर करेगी, प्राथमिक में प्रेरित विद्युत वाहक बल पर ही निर्भर करेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, 85। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या होता है, ताम्र छत्तियां बढ़ जाती हैं। ताम्र छत्तियां दोस्तों क्या हो जाएगी, अपनी तांबे वाली छत्तियां कम हो जाएगी, या तांबे वाली छत्तियां अपरिवर्तित रहेगी, या डी इसमें से कोई भी नहीं। चलिए 85 पे बताइए दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छा। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा, वैसे इसको डिस्कवर कर चुके हैं पहले वाले हम क्लास के अंदर। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपकी सब तांबे से लॉसेज से बताइए, है ना, सारी कॉपर लॉस के बारे में। और कॉपर लॉसेज P बराबर आई स्क्वायर आर से निकलती है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई यूज ही नहीं हो रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि अपरिवर्तित रहती है। हाँ, आवृत्ति पर निर्भर करती है अपनी लो छत्तियां, जो कि दो तरह की हो सकती है, एक ई से एडी करंट, एच से हिस्टैरिसीस लॉसेज, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ये लॉसेज निर्भर करेगी, लेकिन जो अपनी कॉपर लॉसेज है वो डिपेंड नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आंसर भी आपको समझ में आया होगा। 86 की ओर चलते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी क्षति शून्य होती है, ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षतियां दोस्तों शून्य होगी, मतलब कि जिस लॉस का अस्तित्व नहीं है ट्रांसफार्मर के अंदर। ए लो क्षतियां, बी ताम्र क्षतियां, सी मशीनी क्षतियां, और डी इसमें से कोई भी नहीं। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, अगर लो क्षति की बात करें तो भैया जब ट्रांसफार्मर बनता है तो लो क्षतियां कुछ ना कुछ तो होती है, तो इसका अस्तित्व रहता है, बिल्कुल शून्य नहीं होती है। कॉपर लॉसेस बिल्कुल लोड बढ़ने के साथ साथ बढ़ती घटती रहती है। लेकिन जो मशीनी क्षतियां होती है, मशीनी क्षतियों से रिलेशन हो गया दोस्तों आपकी, जो कि आपकी घर्षण क्षतियां हो गई है ना, घर्षण वाली, जो कि आपकी मूवेबल पार्ट की वजह से होती है। तो ये लॉसेज होती हैं क्या, नहीं होती। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी मशीनी क्षतियां। अपनी जो नॉर्मल सारी मशीनी दोस्तों क्या करती है, रोटेशन करती है, तो वो वाला लॉसेज इसके अंदर नहीं मिलेगा, फ्रैक्शन लॉसेज, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। चलें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 87। क्लास पसंद आ रही है तो यस भी करते जाएं और लाइक करते जाएं, और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों यस। अगर कोई भी आपकी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में बेझिझक कमेंट्स कीजिए दोस्तों, आपका 100% उसका रिप्लाई मिलेगा। आइए दोस्तों 87 पे, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीय कुंडलियों में कौन से प्रचालन एक समान रहता है। देखिए दोस्तों,
एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाओ आप पहले तो भाई, ये मान लीजिए कम टर्न वाला और ये ज़्यादा टर्न। क्यों ज़्यादा टर्न क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है स्टेप अप है, तो ये हो गया स्टेप अप प्रकार का। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में कौन सा प्रचालन एक समान, अब दोनों में इक्वल क्या रहेगा? क्या पावर इक्वल रहेगी, या वोल्टेज रहेगा, या धारा रहेगी, या फिर ये सभी इक्वल रहेंगे? चलिए पीछे से चलते हैं, ये सभी को छोड़ देते हैं। धारा, तो धारा नहीं दोस्तों, धारा क्या करती है? वोल्टेज पे निर्भर करती है। अगर वोल्टेज कहीं ज़्यादा है तो धारा कम, और धारा कम है तो वोल्टेज ज़्यादा। तो दोस्तों सी और डी तो कट जाएंगे, क्योंकि ये स्टेप अप है तो वोल्टेज यहाँ ज़्यादा, वी ज़्यादा, आई का वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर ये स्टेप डाउन होता तो यहाँ पर वोल्टेज हो जाता कम और आई हो जाती दोस्तों ज़्यादा, लेकिन पावर इक्वल रहती है दोस्तों। तो स्टेप अप हो, स्टेप डाउन हो, या कैसा भी हो ट्रांसफार्मर, उन सब में इक्वल क्या रहेगा दोस्तों? पावर अपनी इक्वल रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ स्टेप अप लिखने का कोई रीज़न नहीं है। स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, पावर हमेशा इक्वल रहती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, इन चीज़ों को याद कर लेना दोस्तों। चलिए अंतिम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 88 नंबर की क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस प्रकार की युक्ति है? ए घूर्णक युक्ति है, बी स्थैतिक युक्ति है, सी विद्युत स्थैतिक है, डी चुंबकीय दोस्तों युक्ति है। चलिए बताएं दोस्तों 88 नंबर का। बिल्कुल दोस्तों स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, स्थैतिक डिवाइस होती है। स्टैटिक डिवाइस मतलब कि जिसमें कोई भी सचल पार्ट नहीं होता, कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता। घूर्णक तो हो ही नहीं सकती है, विद्युत स्थैतिक भी नहीं हो सकती क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टैटिक नहीं है ये, और ना ही चुंबकीय है। ये बिल्कुल स्टैटिक है, नॉर्मल स्टैटिक। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 की ओर। सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? भैया आपका कह रहे हैं कि आप ये एक प्राइमरी वाइंडिंग हो गई है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई दोस्तों। अब सेकेंडरी में जो ईएमएफ जनरेट होगा यानी विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा? क्या टर्नों की संख्या पर निर्भर करेगा, या फ्लक्स पर निर्भर करेगा, या सप्लाई की आवृत्ति पर निर्भर करेगा, या उपरोक्त सभी पर, यानी उपरोक्त तीनों पर? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, किस पर निर्भर करने वाला है? देखिए दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो वोल्टेज कैसे याद किया जा सकता है आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आपका 4.44, ठीक है, इंटू 5F और N, ये होता है इसका अपना दोस्तों इसके अंदर E यानी विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का। अब 4.44 तो इसके अंदर नियत वैल्यू रहती है, चलो मान लें। अब फाई का मतलब फ्लक्स हो गया दोस्तों, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, और एन का मतलब टर्नों की संख्या हो गई। तो तीनों चीज़ पे डिपेंडेबल है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी। बहुत अच्छा, तो सभी भाइयों का राइट आंसर है डी। बहुत अच्छा, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना मेरे भाइयों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 90 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है क्यों होती है? इसकी ताम्र क्षतियाँ दोस्तों कम हो जाती है, इसकी घर्षण क्षतियाँ एवं विंडेज क्षतियाँ नहीं होती है, इसमें लो क्षतियाँ कम होती है, या दोस्तों इसमें ताम्र क्षतियाँ एवं लो क्षतियाँ कम होती है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई गलत नहीं देगा, बिल्कुल दोस्तों। बहुत अच्छा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर घर्षण हानियां नहीं होती, क्योंकि कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है, और विंडेज लॉसेस भी नहीं होते हैं। तो बिल्कुल इसको पहले भी कर चुके हैं और सभी का सही भी है। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों आपकी सीरीज बढ़ चुकी है, आपकी 8th क्लास है, इसके बाद अभी भी हम 2 या 3 क्लास आपकी ट्रांसफार्मर की लाएंगे, उसके बाद 3 फेज मोटर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो आप सभी अपना प्यार पूरी तरीके से बनाए रखें दोस्तों, है ना। क्लास डेली मिलेगी आपको। मॉर्निंग में आपको 8 बजे इलेक्ट्रिक डोज मिल रहा है, और शाम को दोस्तों 9 PM पर आपको इस तरह की टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। तो अपना UPPCL हो या जो भी मेरे भाई करंट ITI वाले स्टूडेंट हो, सभी के लिए दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो सभी दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और अपना साथ प्यार ऐसे ही बनाए रखें, तो हम आपके लिए और भी अच्छी मेहनत करने की कोशिश करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अपना बेस्ट देंगे, बिल्कुल 100% देंगे दोस्तों आपके लिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। क्लास पसंद आई हो तो लास्ट में भी यही कहूँगा दोस्तों, लाइक कर देना, और दोस्तों क्लास को शेयर जरूर कर देना अपने सभी मित्रों के साथ। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।